Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the DNA replication. We will discuss about the hypothesis for the DNA replication and DNA replication in eukaryotes and then DNA replication in prokaryotes. So starting from the hypothesis, so हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस जो थी वो प्रपोज की गई कि डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरह हो सकती है। ठीक है। सो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो हाइपोथेसिस 1 थी विच इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव, हाइपोथेसिस 2 इज सेमी कंजर्वेटिव एंड हाइपोथेसिस 3 इज डिस्पर्सिव। सो इनको किसने प्रपोज किया? वाटसन एंड क्रिक ने हाइपोथेसिस 2 को एंड हाइपोथेसिस 3 को मैक्स डिलब्रक ने, जबकि 1 के बारे में कोई भी चीज श्योर नहीं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट अबाउट दीज। सबसे पहले हम 1 की बात करें, कंजर्वेटिव पी। कंजर्वेटिव में ये कहता है कि इसके मुताबिक आपके पास डीएनए का मॉलिक्यूल होता था। वो कहता है कि डीएनए का मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहता है और इसके साथ का एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ठीक है, यानी जो है पहले वाला डीएनए का मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहा है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स, और इसने अपने साथ की एक पूरी नई कॉपी बना ली है और नया डीएनए बना लिया। दिस इज कंजर्वेटिव, यानी इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल एक्टेड एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन इंटायरली न्यू वन। Histone protein bind to the DNA, resolving the strand and exposing nucleotide basis for the hydrogen bonding. So इसी तरह से हो गया। और इसमें अनवाइंडिंग, यस अनवाइंडिंग इसमें होती है, यानी ये ऐसे हुआ। सो एक दफा अनवाइंडिंग हो गई, दोनों टेम्पलेट ने वन वन टेम्पलेट के तौर पे एक्ट किया, अनवाइंडिंग हो गई, फिर उसके बाद एक न्यू मॉलिक्यूल बना एंड दैट्स इट। उसके बाद वो कहता है आफ्टर एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो डुप्लेक्स ओल्ड होता है और जो न्यू डुप्लेक्स है वो न्यू होता है, मतलब जो दोनों डुप्लेक्स हैं वो सारे ओल्ड और न्यू होते हैं। दिस इज द कंजर्वेटिव मॉडल। इसके बाद अगर हम आए जो कि सेमी कंजर्वेटिव था, इसमें वो ये कहता है कि 2 स्ट्रैंड्स हैं आपके पास। ठीक है, ये अगर आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, दोनों अनवाइंड होते हैं और दोनों अलग होते हैं। ये एक अलग हो गया, ये दूसरा अलग हो गया। अब ये दोनों एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं और अपने साथ बिल्कुल इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल अपने साथ बनाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास जब ये आता है तो हमारे पास एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, यानी एक ओल्ड स्ट्रैंड है इसका हर डीएनए के मॉलिक्यूल का, और इसके साथ जो है एक न्यू स्ट्रैंड इसमें मौजूद होता है। ठीक है, सो एक न्यू स्ट्रैंड होगा और एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा। इस तरह से जो है ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव, और इसमें भी अनवाइंडिंग होगी और जो हमारे पास नया डुप्लेक्स बनेगा उसमें एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा। उसके बाद हाइपोथेसिस 3 है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में ये कहता है कि अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़े एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं। अनवाइंड करके अनट्विस्ट करके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें प्रॉपर्ली अनवाइंडिंग नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़े एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं और वो सारे के सारे मिक्सचर के तौर पे न्यू डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हाइपोथेसिस जो थी ये बनाई गई कि डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरह से है। तो ये वही चीज जैसे मैंने आपको समझाया, ये डीएनए का मॉलिक्यूल था पहले वाला, इसने एज अ टेम्पलेट एक्ट किया, अपने साथ बिल्कुल नया बना दिया। अब ये देखो यहाँ से नीचे दोबारा इसने बनाया, एक न्यू बना दिया, और ये देखो इसने अगेन एज अ टेम्पलेट एक्ट किया, और यहाँ पे जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बाद हमें इंटायरली न्यू डीएनए के मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, यानी दोनों। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव में देखो आपके पास एक ओल्ड एक न्यू, ये इस तरह से इसकी रेप्लीकेशन हुई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी रेप्लीकेशन होती है। डिस्पर्सिव में देखो आप छोटे छोटे पीसेस अंदर दोनों तरह के हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ये 3 मॉडल और 3 हाइपोथेसिस शो की गई कि डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरह से होती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन जो एक्चुअली है। सो जो मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिज्म दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, जो कि माना गया कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म इज मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब डीएनए की रेप्लिकेशन में हमें सबसे पहले पढ़ना है इसके मटेरियल कि हमें क्या क्या चाहिए डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। अच्छा, begin at one or more site on the DNA molecule where there are sequences of nucleotide। अब क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये इस तरह भी हो सकता है कि किसी एक जगह पे स्टार्ट हो जाए, यानी यहाँ पे भी हो सकती है, हो सकता है कि एक से ज्यादा जगह पे स्टार्ट हो जाए। सो डीएनए का मॉलिक्यूल तो इतना बड़ा है ना, यानी जो आपके पास उसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो वो कह रहा है कि एक जगह पे भी हो सकती है और डिफरेंट जगह पे भी उसकी हमारे पास हो सकती है। सो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो एक ही जगह पे स्टार्ट हो। सो ऐसा हो सकता है एक जगह पे स्टार्ट हो, ऐसा हो सकता है मल्टीपल साइट पे
स्टार्ट हो जाए। सो जहां पे भी स्टार्ट होगा सबसे पहले वहां पे हमारे पास डिफरेंट एंजाइम एक्ट करेंगे। अच्छा, वो कौन कौन से एंजाइम है? सबसे पहले डीएनए हेलिकेज व्हिच एक्ट फॉर द ओपनिंग ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी जहां पे बनाना होता है इस रेप्लिकेशन फॉर्क पे ओपन करता है। टोपोइसोमरेज वर्क एट द रीजन अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क टू प्रिवेंट द सुपर कोइलिंग, यानी इससे आगे वर्क करता है और सुपर कोइलिंग से बचाता है हमारे पास टोपोइसोमरेज। उसके बाद आ गया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है ह्यूमन के अंदर 5 होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर 3 होते हैं, और ये इनिशिएट जो है कैन नॉट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड एट इट्स सेल्फ, बट के इसको एक और एंजाइम की जरूरत होती है व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमेज। प्राइमेज जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ आरएनए अटैच करता है व्हिच इज अबाउट 10 आरएनए सीक्वेंस है, उससे हमारे पास डीएनए टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद डीएनए लाइगेज जो है वो इसके अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हमारे पास सारे एंजाइम्स आ गए। फीचर्स देखें, सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में अगर देखें हमारे पास डीएनए 1 पॉलीमरेज 1 2 3 इनकी पोलीमराइजेशन रेट सबसे ज्यादा 3 का होता है। अब इसका फंक्शन 1 का देखें तो ये स्पॉटिंग रोल इसका होता है, जबकि 2 का देखिए इक्वलाई में ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, जबकि 3 जो है थ्रेड द डीएनए थ्रू द एंजाइम कॉम्प्लेक्स एट द रैपिड रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, इस तरह से होता है। अगर हम अब दोबारा से इसके प्रॉपर सीखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे, सबसे पहले देखें हमारे पास डीएनए हेलिकेज आया, ये हमारे पास था डीएनए का मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए हेलिकेज ने फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस पे पहुंचाना, यहाँ पे उसने पहचाना, अब यहाँ से ये ओपन कर देगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये एरिया ओपन हो गया। ठीक है, और आगे फिर कोइलिंग है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये डीएनए हेलिकेज यहाँ पे लगा और डीएनए हेलिकेज ने यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बना के ओपन कर दिया। टोपोआइसोमरेज आगे एक्ट करेंगे कि ताकि सुपर कोइलिंग यहाँ पे ना हो। ठीक है, ताकि क्योंकि जब हम दो धागों को खींचते हैं ना, इस तरह खोलते हैं, तो अगले एरिया में जो इसके हीट एरिया होते हैं वहां पे सुपर कोइलिंग होती है। यानी सुपर कोइलिंग का क्या मतलब है कि आपके पास अगर डीएनए का मॉलिक्यूल ये है और यहाँ पे ओपन हुआ है, तो आपके पास जो अगला एरिया है वहां पे ये इस तरह के बन जाएगी, सुपर कोइल हो जाएगा। ठीक है, सो सुपर कोइलिंग से बचाने के लिए टोपोआइसोमरेज होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे इसको बचा के रखता है, प्रिवेंट करता है सुपर कोइलिंग से, और उसके बाद हमारे पास डीएनए जो है प्राइमेज वो सीक्वेंस ऐड करता है, और उसके बाद वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, देखो हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हमारे पास डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज रिएक्ट कर रहा है और एक कंटिन्यूअस 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर ये बनाई जा रहा है हमारे पास डीएनए। जबकि जो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें ऑपोजिट चलता है, यानी क्या होता है, बनता है यहाँ पे भी ऐसी है, यानी 5 to 3 डायरेक्शन होनी है प्रिपरेशन, बट इट इज ऑपोजिट, इट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो कि बाद में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से हमारे पास यहाँ पे जो है इनको आपस में अटैच कर दिया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ जो आरएनए की इसमें कुछ हमारे पास यूरासिल वगैरह होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंट, दोनों तरफ डीएनए पॉलीमरेज 3 ही ऐड करने हैं। So leading strand which runs from the 5 to 3 direction toward the replication fork made continuous because the DNA polymerase is moving in the same direction, यानी यहाँ पे DNA polymerase कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको थोड़ी सी बताना भूल गया, देखिए डीएनए polymerase पड़ा हुआ ना, डीएनए polymerase ऐसे मूव करेगा, यानी यहाँ पे जो डीएनए यहाँ पे तो सिंपल है ना, डीएनए polymerase ने एक्ट करना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि डीएनए polymerase कैसे एक्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा थोड़ा सा, यानी ये इसकी चेन यहाँ पे बनेगी, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेगा सीक्वेंस, फिर यहाँ से कट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा सीक्वेंस ऐड करेगा, फिर कट हो जाएगा, फिर थोड़ा सीक्वेंस ऐड करेगा, यानी रेप्लिकेशन फोर्क से हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन ये मूव करता रहेगा। सो इस तरह से हमारे पास जो है लैगिंग स्ट्रैंड पे ही होता है। स्ट्रैंड व्हिच रन फ्रॉम द 5 to 3 डायरेक्शन ये भी रन करता है फ्रॉम द अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, नॉट इजीली मेड इन द फ्रेगमेंट्स बिकॉज़ द फोर्क मूव forward the DNA polymerase which is moving away from the fork must comes off and reattach on the newly exposed DNA. These small fragments are called as Okazaki fragment, और ये हमारे पास यूकैरियोट में 100 से 200 होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में 1000 से 2000 पे करते हैं। अगेन वही वाली चीज आ गई, जैसे आपको नजर आ रहा है कि डीएनए ये कंटिन्यूस है टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये डिसकंटिन्यूस है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में देखें हेलिकेज ओपन करता है, उसी तरह सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसके अंदर होती है डीएनए के अराउंड, जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क को प्रिवेंट करती है रिबाइंडिंग से। टोपोआइसोमरेज होते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क की सुपर कोइलिंग को करते हैं। प्राइमेज आरएनए प्राइमर अटैच करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्सटेंड करता है, प्राइमर को ऐड करता है डीएनए को, आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है और उसकी जगह डीएनए से डीएनए पॉलीमरेज उसको रिप्लेस कर देता है। जब गैप होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स के, वो डीएनए लाइगेज की मदद से सील कर दिए जाते हैं। लास्ट पे जो ह्यूमन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ईटा ये होते हैं। सो इनके क्या क्या है हमारे पास, जो अल्फा ये रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है डीएनए रिपेयर के अंदर,
एक्सोन्यूक्लियोसिस इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। भी डीएनए रिपेयर में बीटा भी जो गैमा ये रेप्लिकेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया में करता है, यानी ट्रू रेप्लिकेटिंग होता है। ये रेप्लिकेशन डीएनए रिपेयर और डीएनए पॉलीमरेज बीटा रेप्लिकेशन में डायरेक्टली रोल प्ले करता है। सो इस तरह से ये जो है इसकी एक्टिविटीज होती है। सारे 5 to 3 डायरेक्शन में हमारे पास क्या रहते हैं, एक्सोन्यूक्लियोसिस एक्टिविटी 3 to 5 डायरेक्शन होती है और वो गैमा, डेल्टा और ईटा में होती है। ये भी आपके काम की इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन हमारी सारी की सारी हो रही होती है इसके अंदर डीएनए की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस लास्ट चीज एक मेंशन करनी रहेगी, वो ये थी कि हमारे पास ये जितना भी सारा का सारा सीक्वेंस है इसके अंदर यही सारी मतलब आपके पास सारे एंजाइम्स रोल प्ले करेंगे और आपके पास फोकस है कि फ्रेगमेंट्स बनेंगे, आपके पास ये सारी चीजें 1 by 1 बनेंगी। और इसी में रिलेटेड एमसीक्यूज आपके आते हैं कि कौन सा एंजाइम जो है वो क्या करता है। सो ये जो आपके पास 2-3 चार्ट है, ये वाला टेबल आपने बहुत अच्छे से करना है, ये वाले टेबल बहुत अच्छे से करने। सो इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। होप सो। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन। और हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।